नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को मेज़र पेपर 6 का जो है पार्ट 3 कराने वाली हूँ। पिछली वीडियोस में जो है मैंने आपको मेज़र पेपर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करा दिया है और इसमें हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है काव्य लक्षण के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेज़र पेपर में हिंदी लिया है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य लक्षण के बारे में। पिछले 2 वीडियोज़ में जो है मैंने आप लोगों को सामान्य परिचय, भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास का सामान्य परिचय मैंने बता दिया था और इसमें हम लोगों को पढ़ना है काव्य के लक्षणों के बारे में। तो देखिएगा, इसमें काव्य के लक्षण का विवेचन सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। काव्य का जो लक्षण है इसका विवेचन जितने भी विद्वान हुए हैं सब ने अपने अपने तरीके से किया है। काव्य अत्यंत ही व्यापक साहित्यिक विधा है। काव्य जो है एक साहित्य की ही विधा है जो बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। फलतः इसे परिभाषाओं में आबद्ध करना अत्यंत ही कठिन है। अब ये इतने व्यापक रूप से ये फैला हुआ है तो इनको जो है परिभाषाओं में बांधना, आबद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों ने काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। फिर भी जितने भी विद्वान हुए हैं काव्य शास्त्र के, उन्होंने इसको परिभाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस दृष्टिकोण से हम परिभाषा प्रदान करने वालों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले हो सकते हैं संस्कृत आचार्य, दूसरे हैं आधुनिक भारतीय विद्वान और तीसरे हैं पाश्चात्य विद्वान। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि काव्य का जो है परिभाषा इनके अनुसार क्या क्या हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों ने संप्रदाय के आधार पर काव्य के लक्षणों को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर संस्कृत के आचार्यों की माने तो इन्होंने संप्रदाय के आधार पर काव्य के लक्षणों को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले इन्होंने बताया है अलंकार संप्रदाय, दूसरा बताया इन्होंने रीति संप्रदाय, तीसरा है वक्रोक्ति संप्रदाय, चौथा है ध्वनि संप्रदाय, पांचवा है रस संप्रदाय और छठा है औचित्य संप्रदाय। ये जो है संप्रदाय के आधार पर ये काव्य के लक्षण हो जाएंगे। तो संस्कृत आचार्यों में भामह के काव्य को वक्रता समन्वित शब्दार्थ कहा गया है। इन्होंने कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। कहने का तात्पर्य ये था कि शब्द एवं अर्थ सहित होने से। भामह की इस परिभाषा को आलोचकों ने यह कहकर अधूरा सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसमें रस की कहीं चर्चा तक नहीं की गई है, केवल शब्द अर्थ की ही बात कही गई है। मतलब इन्होंने जो कहा है, भामह ने जो कहा है, इन्होंने बस शब्द और अर्थ इन दोनों को बताया है कि जिसमें शब्द और अर्थ हो वही काव्य है। लेकिन आलोचकों ने इसका बहुत ही विरोध किया है। आगे देखते हैं। तो वामन के अनुसार काव्य वही है जिसका सौंदर्य अलंकार से निखरता है, यानी जिसमें अलंकरण वह काव्य है। अब वामन कहते हैं कि काव्य वही है जिसका सौंदर्य अलंकार से निखरता है, यानी कि वैसा काव्य जिसका सौंदर्य अलंकार से निखरता हो, जिसमें अलंकरण हो, वही काव्य है। आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण निरूपित करते हुए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया है। तो इन्होंने पहले कहा है कि दोष रहित रचना ही काव्य है। दोष रहित रचना ही काव्य है, यानी कि जिसमें दोष नहीं हो वो काव्य हो सकता है। काव्य की कल्पना शब्द और अर्थ दोनों के समन्वय से होती है। अगर आप काव्य की कल्पना करते हैं, काव्य की रचना करते हैं, तो उसमें शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय होना चाहिए। गुण से रसात्मकता का बोध होता है। ये उन्होंने बताया है। ये 3 बातों पर उन्होंने ध्यान दिया है और ये जिसमें है उसी को उन्होंने काव्य बताया है। अब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कोई भी काव्य पूर्णतः दोष रहित नहीं हो सकता, फलतः निर्दोषता काव्य का लक्षण नहीं हो सकती। अब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि कोई भी काव्य जो है पूर्णतः दोष रहित नहीं हो सकता है, इसीलिए निर्दोषता जो है काव्य का लक्षण कभी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। तो पंडित राज जगन्नाथ ने शब्द को काव्य का शरीर माना है और इस शरीर को रमणीय अर्थ वाला होना चाहिए। पंडित राज जगन्नाथ जो थे, इन्होंने बताया है कि शब्द जो है काव्य का शरीर है
और इस शरीर को रमणीय अर्थ वाला होना चाहिए। आधुनिक भारतीय विचारकों ने भी काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हम इसमें जो हम आप लोगों को बताए हैं कि काव्य के लक्षण के आधार पे हम 3 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत के आचार्य, तो संस्कृत के आचार्यों ने क्या किया, काव्य की परिभाषा दी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अभी जो है आप लोग को इसमें हम बताने वाले हैं कि आधुनिक भारतीय विद्वान जो है ये क्या कहते हैं काव्य को लेके। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो आधुनिक भारतीय विद्वान में सबसे पहले आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके अनुसार सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या। मतलब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता वही है जो सादगी से भरा हो, असलियत हो और जोश हो। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कविता की परिभाषा में कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी कि आत्मा की जो मुक्त अवस्था होती है उसको हम लोग ज्ञान दशा कहते हैं, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी है और वो जो शब्द विधान करती है उसे ही हम लोग कविता कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इन्होंने कहा है कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि करता हो। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है। इसके बाद आते हैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इनके अनुसार अधिक से अधिक सत्य को व्यक्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील महान मनस्वियों की पवित्र तथा परिष्कृत लिपिबद्ध वाणी का नाम ही साहित्य है। अब ये क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक सत्य को व्यक्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील महामनस्वियों की पवित्र तथा परिष्कृत लिपिबद्ध वाणी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। इसके बाद ये तो हो गए आधुनिक भारतीय विद्वान जिनके अनुसार काव्य की ये परिभाषा थी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा काव्य की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले आते हैं मिल्टन। तो इनके अनुसार कविता को सादा, प्रत्यक्ष मूलक एवं जोशपूर्ण होना चाहिए। पोइट्री शुड बी सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट। इसमें ये कहते हैं कि कविता को सादा होना चाहिए, प्रत्यक्ष मूलक होना चाहिए और जोशपूर्ण होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, सेंसुअस होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार मनोवेगों की स्वच्छंद प्रवाहमयता ही काव्य है। मन का जो वेग है इसकी स्वच्छंद प्रवाहमयता ही काव्य कहलाती है। पोएट्री इज द स्पोटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोएट्री जो है एक स्पोटेनियस ओवरफ्लो है और पावरफुल फीलिंग है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। उसके बाद आते हैं कोलरिन के शब्दों में। तो इन्होंने कहा है कि उत्तम शब्दों का उत्तम संयोजन कविता है। उत्तम शब्दों का उत्तम संयोजन, पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, इन्होंने कहा है। इसके बाद आते हैं तो कार्लाइल। इनके शब्दों में देखें तो संगीतमय विचार ही काव्य है। संगीतमय जो विचार होता है वही काव्य है इनके द्वारा। पोएट्री वी कॉल म्यूजिकल थॉट। पोएट्री जो है जिसको हम लोग म्यूजिकल थॉट कहते हैं। उसके बाद आते हैं हडसन। तो इनके शब्दों में कविता कल्पना एवं संवेगों द्वारा जीवन को व्याख्यायित करती है। कविता जो है ये कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन को व्याख्यायित करती है। पोइट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, ये हडसन के शब्दों में। इसके बाद बात करें तो डॉक्टर जॉनसन के अनुसार सत्य और प्रसन्नता का सम्मिश्रण ही कविता है।
जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। ये कहते हैं कि सत्य और प्रसन्नता का जो मिश्रण होता है यही कविता है, जिसमें हम लोग बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग करते हैं। पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। ये इनके द्वारा, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा कहा गया। इसके बाद देखते हैं तो विभिन्न मतांतरों के देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काव्य मन की वह मनोवृत्ति है जो सार्थक शब्दों के माध्यम से लयात्मक लिए हुए अभिव्यक्त होती है एवं उसके हृदय के साथ हमारा तादाद में स्थापित करती है। कहने का मतलब है कि काव्य जो है आपका मन का वह मनोवृत्ति है जो सार्थक शब्दों के माध्यम से लयात्मकता को अभिव्यक्त करती है। इसके बारे में जो है काव्य का जो परिभाषा है हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। संस्कृत के आचार्यों ने क्या कहा, आधुनिक विद्वानों ने क्या कहा और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा, ये काव्य के लक्षण जो हम लोग पढ़ रहे थे। काव्य के लक्षण को 3 भागों में हमने विभक्त किया था, जिसमें संस्कृत के आचार्यों ने क्या क्या कहा, आधुनिक भारतीय विद्वानों ने क्या क्या कहा और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या कहा। ये सब जो है हम लोग काव्य के लक्षण के विषय में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य हेतु के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो जो आएगी काव्य हेतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।